जय हिंद। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान में भाग 4 को हम पढ़ रहे थे, जिसमें भाग 4 आता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, जिसमें इससे पिछली क्लास में हम लोग आर्टिकल 46 तक पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 46 तक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है, आज स्टार्ट करना है आर्टिकल 47 से। जिन लोगों ने आर्टिकल 46 तक की हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जाकर के चैनल पर देख लीजिए। सभी क्लासें हमारी चैनल पर अवेलेबल हैं। पॉलिटी से बिल्कुल जीरो से लेकर के अब तक की सारी क्लासें हमारी अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ क्लासेस करंट अफेयर्स की भी हैं, कुछ क्लासेस हमारी जियोग्राफी की भी हैं और कुछ क्लासेस हैं हमारी हिस्ट्री की भी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, पॉलिटी को। पॉलिटी पूरा करने के बाद इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा देंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 46 पढ़ लिया था। आर्टिकल 46 में हम लोगों ने पढ़ा था कि SC/ST को विशेष प्रावधान की चर्चा। हालांकि SC/ST को विशेष प्रावधान की चर्चा अनुसूची 5 में है, लेकिन यहां पर भी बोल दिया गया कि कोई राज्य सरकार अगर अपनी तरफ से भी SC/ST को कुछ देना चाहे तो दे सकती है। ठीक है, भाग 4 यही कहता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें राज्य सरकार जो चाहे तो दे सकता है, ना चाहे तो नहीं दे सकता। इसमें इसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ी एक खराबी है। DPSP की जो सबसे बड़ी खराबी यही है कि इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, या न्यायालय में वाद योग्य है ही नहीं। अब भाई अगर ये न्यायालय में वाद योग्य होता तो इसमें और फंडामेंटल राइट्स में फर्क क्या रह जाता? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे ऐसे अधिकार हैं जिनको हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर कोई छीनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आप तो मौलिक अधिकारों का रक्षक हो, हमारे मौलिक अधिकार हमें दिलाओ। ठीक है, हम जा करके बोल देंगे। लेकिन ये क्या है, ये बोला गया कि जिस राज्य सरकार के पास इतना बजट होगा कि वो अपने जनता को कुछ दे सके तो वो देगी, अगर अन्यथा नहीं देगी। अगर जितने भी अधिकार हमने इसमें पढ़ाए हैं, जो हमारे DPSP में पढ़ाए गए आर्टिकल 36 से लेकर अब तक जितने भी हमने पढ़ाए हैं, इनमें अगर कोई राज्य सरकार आपको ना भी दे तो कुछ नहीं कर सकते। हम राज्य सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि KT शाह ने भी पहले बोला था कि DPSP वो चेक है जिस पर बैंक अपनी मर्जी से पैसा देता है। यहां पर भी केंद्र सरकार की मर्जी है आपको दे या ना दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आर्टिकल 47 कह रहा है कि पोषाहार सरकार देगी। अगर नहीं भी दे तब क्या कर लेंगे साहब, कुछ नहीं कर सकते ना। पोषाहार कौन देगी? सरकार देगी। और साथ ही साथ इसमें कह दिया गया कि नशीली दवा और शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। इन पर सरकार क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि बिहार सरकार ने शराब पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है, बेचारों को पीने के लिए यूपी आना पड़ता होगा। यूपी ने नहीं लगाया है भाई, यूपी में शराब चल रही है आराम से धड़ल्ले से, खूब पी जा रही है। ठीक है ना, अभी होली हुई, होली पे अच्छे से पी गई, सभी ने पी। ठीक है ना, अच्छे से दारू पी रहे हैं लोग। लेकिन बात आती है यहाँ पर पोषाहार सरकार देगी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको आशाएं आकर के देती हैं कुछ पोरीज यानी कि दलिया, जिसको दलिया ही बोला जाता है। कुछ मीठा होता है, कुछ नमका, दो तरीके का दलिया आता है जो प्रोवाइड किया जाता है गर्भवती महिलाओं को। उनका पोषाहार होता है, वह उन्हें खाना जरूरी होता है, इसलिए बोला जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा जब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 6 क्लास तक, ठीक है, 6 क्लास तक, LKG UKG से 6 क्लास तक खिचड़ी मिलती है स्कूल में ही खाने के लिए। ठीक है, अब तो दूध भी मिलता है पीने के लिए, फ्रूट्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। और केवल खिचड़ी ही नहीं, दाल चावल भी मिलते हैं भाई खाने के लिए, छोले चावल भी खाने के लिए मिलते हैं, आलू चावल भी मिलते हैं, रोटी भी मिल जाती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये सब किसके अंडर में आता है? राज्य सरकार के अंडर में आता है। लेकिन अगर वो ना दे, बंद कर दे, तब क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, तब भी कुछ नहीं कर सकते ना। बच्चे जाते हैं ना, और ये जो प्राइमरी स्कूल होते हैं गाँव में, तो छोटे छोटे स्कूल 5वीं क्लास तक के स्कूल होते हैं, तो इसमें छोटे छोटे बच्चे पहले तो जाते हैं कि भाई हमें क्या करना है, बस बुक उनके बैग में हो या ना हो, कोई कॉपी उनके बैग में हो या ना हो, लेकिन प्लेट जरूर मिलेगी। उन्हें पता है हमें जाकर वहां खाना जरूर खाना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। और पढ़ाई भी कहाँ करते हैं, वहाँ जो टीचर होता है, मास्टर होता है, वो कुर्सी का झूला बना करके झूलता रहता है आराम से। जो टीचर होती हैं, जो महिला टीचर होती हैं, वो स्वेटर बुनती रहती हैं या अपने सीरियल की बातें करती रहती हैं कि राशि रसोड़े में कौन था, यही पूछती रहती है बैठ करके, और क्या करती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या मिलती है? खाने के लिए खिचड़ी वगैरह मिल जाती है, बहुत सारी चीजें खाने के लिए मिलती है, सब पोषाहार में आ जाता है। ठीक है, आप
क्या खा रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आ गई। आर्टिकल 47 में राज्य सरकार का जिम्मा है। जिम्मा क्या है, अगर उस राज्य सरकार के पास इतना बजट है कि वो दे सकता है तब तो देगा, वरना नहीं देगा। अभी यूपी में चल रहा है, कई राज्यों में ये चल रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो लंच दिया जाता है, लंच बच्चों को स्कूल में दिया जाता है, उन्हें घर से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती 6 क्लास तक। ठीक है, कौन सी क्लास तक? 6 क्लास तक लंच बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। केवल अपनी प्लेट लेके जानी है और खाना है और आ जाना है। कई बच्चे तो जो शैतान बच्चे होते हैं प्लेटों से लड़ना शुरू कर देते हैं, खटाखट बोलती है। ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है उनको। बात आ जाती है आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन के बारे में। कृषि और पशुपालन में किस तरह से योगदान सरकार दे सकती है। ये एक तरह से गांधीवादी आर्टिकल कह सकते हैं इसको। आर्टिकल 48 को गांधीवादी आर्टिकल कह सकते हैं। बताऊंगा, ये भी सभी पढ़ाऊंगा, कौन समाजवादी है, कौन सा गांधीवादी है और कौन सा उदारवादी है। 3 तरीके के आर्टिकल होते हैं डीपीएसपी में। ठीक है, कृषि देखिए, जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट होता है, आपका तहसील होता है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। जो गांव में किसान होते हैं, वो किसान कभी थ्रेसर मशीन लेकर के आते हैं, ट्रैक्टर लेकर के आते हैं, या चारा भैंसों के लिए, पशुओं के लिए चारा काटने की मशीन होती है, वो चीजें लेकर के जब आते हैं ना, तो उन पर कुछ % छूट देने का काम करती है राज्य सरकार। अगर किसी वजह से ना दे तब भी कुछ नहीं कर सकती। उसमें क्या होता है, ये मशीन बोला गया ना, मशीनरी कृषि में आ जाती है भाई, चीजें ऐसी चीजें तो सरकार उनको प्रोवाइड कराती है। आपके तहसील में जाकर के वो चीजें मिल जाती हैं, तहसील से प्रोवाइड की जाती है, आपको जाकर के उसको ले सकते हैं और उस पर कुछ % आपको छूट भी मिलेगी, ज्यादा तो नहीं। मान लो अगर कोई मशीन 50,000 की मिल रही होती है तो वो 35 से 40 हजार में आपको मिल जाती है। बाहर अगर 50,000 में मिलती है तो वहां 35 से 40 हजार में मिल जाती है, वो आपको छूट मिल जाती है। उसमें पैसा पहले सारा जमा करना होता है, उससे कुछ समय बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है वापस लौट करके, जितनी आपको छूट मिलती है। ठीक है, ऐसा करती है सरकार और बहुत अच्छा है भाई, किसानों के लिए करना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशानी आज के टाइम के किसान को है, मशीनरी का अभाव है, खाद बीज का अभाव है, दवाई, क्योंकि सभी को मालूम है बिना दवाई के तो आज के टाइम में फसल का होना मुमकिन ही नहीं है। मशीनरी, उसके बाद नाबार्ड। क्या नाबार्ड होता है ना बैंक में, नाबार्ड के जरिए किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब उनको कृषि ऋण दिया जाता है इसके जरिए। उसके बाद क्रांतियां, कुछ क्रांतियां ऐसी जैसे कि श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, इनसे रिलेटेड। ठीक है, कि पौधों में अच्छी क्वालिटी के और पौधे इजाद करने हैं, या अच्छी क्वालिटी की गाय भैंस लानी है जो कि ज्यादा दूध दें, इस तरीके की गाय भैंस लानी है। सारी ये क्रांतियां हो जाएंगी। ये सभी क्रांतियां किस में आ जाएंगी? आर्टिकल 48 में आ जाएंगी। और ये सभी लाने का काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अगर किसी वजह से ना भी लाए तब हम बार बार कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी है और इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि राज्य सरकार के ऊपर है आपको दे या ना दे। उसके बाद पशुपालन में अगर क्या कर सकती है राज्य सरकार किसानों के लिए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बार लोन प्रोवाइड करती है। दुधारू पशुओं पर लोन प्रोवाइड करती है, दुधारू पशु देने का काम कर देती है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले गोपालक योजना आई थी, उसमें क्या होता है कि 12 से 15 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रही है राज्य सरकार। यूपी सरकार किसानों को लोन प्रोवाइड कर रही है गोपालक योजना के तहत, जिसमें गायें पालना है। अगर गायें पालोगे तो आपको लोन प्रोवाइड करेगी सरकार। उसके बाद इसमें आ जाती है हत्या, पशुओं की हत्या को लेकर के राज्य सरकार बैन लगा सकती है, जैसे कि यूपी में क्या सभी जगह और लगना चाहिए, गाय हत्या पर बैन लगा हुआ। ये सभी आ जाते हैं किसमें? आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन से रिलेटेड राज्य सरकार ये काम अगर करना चाहे तो कर सकती है, अगर उसके पास इतना बजट है। क्या काम? मशीनरी, अपने किसानों को मशीनें प्रोवाइड करा सकती है, नाबार्ड के तहत किसानों को लोन दे सकती है, क्रांतियां ला सकती है जिससे कि और अच्छी क्वालिटी के अच्छी नस्ल के गाय भैंसे लाई जा सके, या अच्छी नस्ल की फसलें लाई जा सके, उन्नत बीजों की क्वालिटी लाई जा सके। उसके बाद बात करते हैं हम आगे आर्टिकल 48 की। जिस समय डीपीएसपी बन रहा था उस समय आर्टिकल 48 का नहीं था, केवल 48 था, 48 का था ही नहीं। इतने में एक समिति आती जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति काफी समय से सिफारिश कर रही थी, तो इसके सिफारिश करने पर इसकी सिफारिश मान ली गई और 1976 में यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 48 क जोड़ा गया। और आर्टिकल 48 क में बोला गया कि जो राज्य सरकार होगी उसका कर्तव्य होगा कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करे।
जैसे पर्यावरण वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह से, कोई आम की लकड़ी काट लेता है तो उस पर क्या वन विभाग की लकड़ी माना जाता है ना, उसको पकड़ लिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी लकड़ी क्यों काट रहे हो, ये तो पर्यावरण के लिए जरूरी है। आम एक तो हवा शुद्ध देता है हमको, किसी तरीके से हमें कोई नुकसान नहीं देता, ठीक है। केवल एक ही पौधा तो अभी तक आतंकवादी घोषित किया गया है, वो यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जहां बो दिया जाता है, हम भी किसान हैं भाई, हमको भी मालूम है, जहां बो दिया जाता है उसके नीचे फसल नहीं होती। यूकेलिप्टिस यानी कि सफेदा जिसको बोलते हैं, सफेदे के पेड़ के नीचे फसल नहीं होती है, तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। लेकिन कोई आम की लकड़ी काट रहा है, कोई शीशम काट रहा है, कोई बकान काट रहा है, कोई नीम काट रहा है, इनको अगर कर रहा है तो इसके लिए आपको सजा दी जा सकती है और इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और बनाए हुए हैं राज्य सरकार, इसको सख्ती से करती है। क्योंकि भाई ये जोड़ा गया था, बाद में कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, और कहा गया था कि राज्य सरकार पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करेगी। जो वन्य जीव होते हैं उनको, उनकी हत्या कोई नहीं करेगा। पहले लोग शिकार करने पर निकल जाते थे ना, अपनी बंदूकें लेते और बेजुबान पशुओं को मारना शुरू कर देते थे, शिकार करते थे, शौक पालते थे शिकार करने का। भाई आपको शौक है दूसरे बेजुबान पशुओं की, क्यों जान ले रहे हो, उनकी तो जान मत लो ना। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 48 की, हमने कर ली है यहाँ पर बात, पूरा हो चुका है ये। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि विश्व धरोहर, या सॉरी भारत के धरोहर, क्या कि राष्ट्रीय महत्व के जो धरोहर हैं उनकी जो देखरेख की जिम्मेदारी होगी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। भारतीय महत्व के धरोहर मैं लिख देता हूं पहले। धरोहर कैसे कैसे, कौन कौन से? एक तो इमारतें जो भारतीय महत्व के लिए बनाई गई, जैसे कि ताजमहल, ठीक है। ताजमहल को भाई आपको मालूम है, ताजमहल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, टिकट खरीदते हैं, यहाँ पर आकर के पैसा खर्च करते हैं, तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। अब उसकी देखरेख की जिम्मेदारी किस पर दे दी गई? राज्य सरकार पर दे दी गई, ठीक है। एक तो इमारतें, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी कौन किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। हालांकि सीआईएसएफ वगैरह केंद्र सरकार लगाती है, वो अपनी तरफ से लगा देती है, राज्य सरकार से उसका वेतन ले लिया जाता है, ठीक है। धरोहर या पुरातत्व, पुरातत्व वो चीजें होती हैं जो कि जमीन से खोद करके निकाली गई हैं, बहुत पुरानी, पाषाण काल के जमाने की, सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम की जो चीजें वो कहलाती हैं पुरातत्व हमारी। उससे बाद की जो राजा महाराजाओं ने इमारतें बना करके छोड़ी या दुर्ग बना करके छोड़े, वो धरोहर या इमारतों में आ जाते हैं। वो क्या होते हैं? देश के महत्व के लिए है, क्योंकि लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते हैं और देखने लायक सारी चीजें बनाएगी, जैसे कि एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, पुराने पुराने मंदिर हैं, गुप्तकालीन मंदिर हैं बहुत सारे, ठीक है, गुप्तोत्तरकालीन मंदिर हैं बहुत सारे, या बुद्ध की मूर्ति है। ये सारी चीजें क्या क्या होंगी? हमारे भारत के महत्व के धरोहर होंगे, क्योंकि लोग आएंगे इनको देखने के लिए, आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, टिकट खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आकर के खरीदेंगे, सब पैसा यहाँ पर आकर के जब वो खर्च करेंगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और इसीलिए इनकी देखरेख की, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? जिस राज्य में वो धरोहर होगा उस राज्य सरकार को दे दी गई। भाई आप इसकी सफाई, साफ सफाई आप रखोगे, राज्य सरकार को बोल देगा, जैसे कि ताजमहल, योगी जी इसकी साफ सफाई आप का जिम्मा आप देखोगे, इसकी सुरक्षा का जिम्मा आप देखोगे, पार्किंग का जिम्मा आप देखोगे, इसके टिकट किस तरह से बिक रहे हैं, किस तरह से पैसा कलेक्ट हो रहा है, सब आप देखोगे, ठीक
ठीक है, बस आपको तो कलेक्ट करने के बाद केंद्र सरकार को भेजना है, उसका 43% आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। अलग किस तरह से किया गया? यानी कि जो कार्यपालिका होगी, जो काम करने वाले आदमी होंगे, वो अपना काम करेंगे, न्यायपालिका में आकर के यानी कि कोर्ट के काम में आकर के टांग नहीं अड़ाएंगे। जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप समझिए, जब किसी को पकड़ करके ले जाया जाता है, दरोगा जी किसी को पकड़ करके लेकर के चले जाते हैं। अब इतने में फोन आता है विधायक साहब का, बोलते हैं विधायक जी के ठीक है अपना आदमी है छोड़ देना, कुछ मत कहना, छूट जाता है बंदा। लेकिन कभी ज्यादा टिपिकल केस हो और बंदे को पकड़ करके ले जाया गया और कोर्ट में पेश कर दिया, कभी देखा है विधायक जी को जज साहब को कॉल करते हुए कि जज साहब छोड़ देना अपना आदमी था? नहीं, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका से बिल्कुल अलग है। नतमस्तक हो जाते हैं जज साहब के सामने, एसएचओ साहब भी, सीओ साहब भी बारात निकाल देते हैं जज साहब। कभी कभी क्लास लगती है सबकी वहां पर जाकर के, कोई नहीं बोलता, क्योंकि बोला गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। भाई आप टांग मत नहीं अड़ाओ कि आपका काम है मुजरिम को पकड़ के लाना, उसको सजा देनी है नहीं देनी है, किस तरह से उसका फैसला करना है वो जज साहब देखेंगे, वकील साहब देखेंगे, वो कोर्ट देखेगा। आपका काम है कि आपको किसी ने रिपोर्ट लिखाई, आप मुजरिम को पकड़ करके लेकर आए, न्यायालय में पेश कर दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर अपना दूसरा काम देखो, दूसरे मुजरिम को पकड़ो, ठीक है। बाकी देखेंगे जज साहब, ठीक है, जज साहब बैठे हुए इसीलिए बैठे हुए, आपका काम नहीं। तो बोल दिया गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। आर्टिकल 50, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए आर्टिकल 51 लास्ट आर्टिकल है डीपीएसपी का। ये 51 में कहा गया है, एक तो जैसे कि विवाद कैसे विवाद? इंटरनेशनल विवाद के समय आपको साथ देना होगा किसका? केंद्र सरकार का। चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ भी कर रहे हो, इंटरनेशनल अगर विवाद है तो आपको पूरा देश के साथ रहना पड़ेगा। ये क्या है? काम है किसका? राज्य सरकार का, और ये करना है आपको, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है भाई शांति व्यवस्था आपको बनाए रखना होगा। शांति, और कौन सी शांति? आंतरिक, यानी कि देश के अंदर शांति बनाए रखना आपका काम है। जैसे सीएए एनआरसी का विरोध हो रहा था, अब उसके विरोध में यूपी में भी विरोध हो रहा था, ठीक है। अब विरोध किसका कर रहे थे? सीएए और एनआरसी का। सीएए एनआरसी को लाया कौन? केंद्र सरकार। तो लोग केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे तो उस पर रासुका लगा रहा था कौन? योगी जी लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया है कि शांति बनाए रखने का काम आपका है। आर्टिकल 51 कह रहा है इस बात को कि राज्य सरकार अपने राज्य में शांति बनाए रखने का काम आप करोगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था, योगी जी ने कहा था ना कि भाई जुर्माना लगा दिया जाएगा सभी पे, और जुर्माना भी लगा। जिन्होंने आगजनी की थी, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा था, ठीक है। सभी काम किए गए थे। शांति, उसके बाद संधि यानी कि ट्रीट, ठीक है, ज्वाइंट। दूसरे राज्य से संधि कर सकते हो, या केंद्र सरकार किसी दूसरे देश से संधि करे तो उसमें भी आपको साथ देना। उसके बाद यूएनओ, हाँ यूएनओ आप जा सकते हो, यूएनओ आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूएनओ क्या है? भारत क्या है? यूएनओ का एक हिस्सा है। उसके बाद बात आ जाती है रेस्पेक्ट की। रेस्पेक्ट करने होगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसे कि मान लो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, अब वो दिल्ली में ही आकर तो नहीं रुकेंगे,
मान लो उनका मन हुआ कि यूपी में आए, ताजमहल देखेंगे हम। अब कोई भी जा करके कहे कि हट कहाँ से आया, किसी दूसरे देश से आया, चल निकल यहाँ से, उसकी रेस्पेक्ट ना करे, उल्टा सीधा उसको बोले, तो क्या पूरे देश की बदनामी है कि नहीं है? ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि रेस्पेक्ट आपको करनी है। ये हो जाता है आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल आपके हो चुके हैं पूरे। अब इसमें से एक ही चीज आपको रह गई है, कौन सा आर्टिकल समाजवादी है, कौन सा गांधीवादी और कौन सा उदारवादी, ये पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए जो कौन सा आर्टिकल समाजवादी है, कौन सा आर्टिकल उदारवादी है और कौन सा आर्टिकल गांधीवादी है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और इससे पीछे के सारे वीडियोज आप अच्छे से देख लीजिए। पॉलिटी के इससे पिछले जितने भी टॉपिक होते हैं सारे हमने यहाँ पर पढ़ा दिए। ठीक है, धन्यवाद।